अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर इकोनॉमी और मैं हूं अरीबा खान विद योर फेवरेट बिजनेस एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट मिस्टर तारिक खान जावेद। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की जानिब। आप मुझे ये बताएं सर कि शेयर ट्रेडिंग क्या है, और इसमें हमने देखा कि आप काफ़ी मुखालिफ हैं, इसकी मुखालफत काफ़ी करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? हाँ अरीबा, ऐसा हुआ कि मैं 2009 में जब यहाँ आया, उससे पहले मैंने 25 साल बैंकिंग की थी। जी तो बैंकिंग में मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे मुझे ये एक्सपीरियंस मिला इन ए मच बिगर वे। एक नॉर्मल आदमी को तो इतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर था ABN AMRO में भी, हांगकांग शंघाई में भी, और बहुत सारे ब्रांचेस में हमारे यहाँ ये शेयर्स का काम होता था। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि उसमें मार्जिन भी अच्छे होती थी, कमाई अच्छी थी शेयर के अगेंस्ट जो हम लेंडिंग करते थे, बहुत कम रिस्क और उसके बदले में रिटर्न अच्छा था। लेकिन मैं उसमें से खासी रकम निकाल के इसलिए रख देता था कि मुझे पता था कि ये जो डे ट्रेडर टाइप के लोग हैं वो ट्रबल में आएंगे, और वो जो हमें कमीशन इतना दे रहे हैं और उससे उनको आखिर में जाके नेट नेट लॉस होगा। ये मेरी तालीम थी, मेरी नॉलेज थी, जो हमने इकनॉमिक थ्योरी वगैरह पढ़ी थी कि स्पेकुलेशन ना करो, उसमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा कभी नहीं होता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने ये देखा कि वाकई जो लोग अपने आप को बड़े ज़हीन और बहुत चालाक समझते हैं, और वो समझते हैं कि मार्केट एक तरफ और उनकी जहानत एक तरफ, वो मार्केट से भी ज़्यादा ज़हीन है, और बगैर कोई मेहनत किए हुए सिर्फ शेयर को ख़रीद के बेच के मिनट मिनट में और दिन में 50 दफ़ा घुमा के वो कुछ पैसे कमा के निकल जाएंगे। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अक्सर जो है ऐसा लगता है कि वो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कमाते। उसके पीछे जो बेसिक मैंने फ़िलासफ़ी मुझे समझ में आई वो ये कि इंसान के अंदर अभी भी वो कुछ ऐसी डिफेक्ट्स हैं माइंड में कि जब उसको फ़ायदा होता है तो वो तो बड़ा खुश होता है। और ये जो टिपिकल डे ट्रेडर होते हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो या पाकिस्तान में हो, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि अगर उन्होंने 100 का शेयर लिया और इत्तेफाक से वो 2 रुपये बढ़ गया तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं, उसको बेच देते हैं फ़ौरन। 2 रुपये कमा के बड़े खुश हो रहे होते हैं, होल्ड नहीं करते, फिर होल्ड नहीं करते। उसको जाना होता है 200 तक, वो दो रुपये भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, उनको ये पता होता है, किसी को नहीं भी होता है, कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पैसा इधर से उधर होता है। तो वो जो 2 रुपये उन्होंने कमाए होते हैं उसमें से 1 रुपया तो वैसे ही निकल जाता है। तो नेट 1 रुपया उन्होंने कमाया, और उसके बाद अगर वही शेयर 100 का 98 पे आया तो उनकी जान निकल जाती है। फिर वो उनको चाहिए कि 98 पे बेच के हट जाएं, 2 रुपये का नुकसान ले लें। लेकिन ह्यूमन वीकनेस कुछ ऐसी है कि जब लॉस होता है तो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता, पैरालाइज सा हो जाता है, और इसी उम्मीद में कि शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए तो वो 98 से फिर 96 पे आ जाता है, वो उसकी और जान निकल जाती है, करते करते वो 90 पे आ जाता है। तब शायद उसको होश आता है, वो बेच के निकलता है तो उसको 10 रुपये का नुकसान हो जाता है। कहाँ वो उसमें से भी 1 रुपये और लगा दिए, 11 रुपये का नुकसान हो गया उसको। तो एक तरफ 11 रुपये का नुकसान, एक तरफ 1 रुपये का नुकसान। जब वो सैकड़ों ट्रांजैक्शन कर लेता है तो पता यही चलता है कि जो ब्रोकर है उसके अकाउंट में तो बड़े पैसे आ गए, क्योंकि उसने तो हर लिहाज से कमीशन कमाना है, जबकि वो जो इन्वेस्टर है, सो कॉल्ड स्मार्ट जीनियस, उसके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। तो ये बातें जब मैंने 2009 में इकनॉमिक शो शुरू किया, पहला माशी मसाइल के नाम से, तो ये बात भी बताई। तो मुझे और लोगों से तो इख्तलाफात आए, लेकिन ये जो शेयर बेचने वाले या ख़रीदने वाली कम्युनिटी है उसने मुझे डायरेक्टली आके धमकियां दी कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, अगर आपकी बात सुन लेंगे लोग तो हमसे कोई शेयर ख़रीदेगा ही बेचेगा नहीं, एक ही शेयर लेके लोग बैठे रहेंगे। मैं कहता था कि आप लोग किराया खाना सीखो, जैसे आप एक घर ले लेते हो, दुकान ले लेते हो, उसका किराया खाते हो, दुकान को रोज़ नहीं बेचते, इसी तरह शेयर्स को भी आप समझे कि एक फैक्ट्री का एक हिस्सा आपने ख़रीद लिया है और उसकी आमदनी खाने के पे आप तवक्कुल करें कि उससे ज़्यादा लालच ना करें कि जो असली चीज़ उसी को बेच के खा गए। तो वो उस पर बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन आई थी, और ये जो ब्रोकर कम्युनिटी में 2-4 बड़े बड़े बदमाश भी हैं, उन्होंने डायरेक्टली मुझे धमकियों की भी दी, फिर ख़रीदने की भी कोशिश की कि आप ये ना बोलो, या बोलो कि अच्छी बात है, थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट अच्छी चीज़ है, आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, यहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न है 20-25% का, जबकि अगर आप बैंक में रखते हैं फ़िक्स्ड अमाउंट में तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है 3-4-5% का, और प्रॉपर्टी में भी अच्छा रिटर्न है।
तो प्रॉपर्टी और इस पे लगाओ, लेकिन एक तनासब से एक तिहाई तीनों जगह लगाएं आप। फिक्स्ड इनकम में भी लगाना ज़रूरी है। तो शेयर में 1/3 लगाएं और उसको लगा के भूल जाएं। तो ये बात यहाँ के लिए एक नई थी, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात सुनी 2009 में जब मार्केट 5000 की थी और कंसिस्टेंटली सुनी और किसी के बहकावे पे नहीं आए, आज उनके जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख 7 लाख प्लस पे हो चुकी है। आपने सुना होगा कि आज मार्केट बहुत गिर गई, 38 वगैरह पे आ गई। लेकिन अगर सर जैसे कि हमने देखा कि अगर पिछले 9 महीने का मवाजना किया जाए तो मार्केट सिर्फ गिर ही रही है और बहुत ज़्यादा लॉस। ये गलत न्यूज़ है। अच्छा, कामरान खान वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी मतलब उनको नहीं पता। फैक्ट ये है कि 17 जुलाई यानी इलेक्शन से एक हफ्ते पहले मार्केट 37 पे थी। आज जिस लेवल पे आई है उसी लेवल पे तकरीबन थी। इन एंटिसिपेशन कि नई गवर्नमेंट आएगी तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। मार्केट ने 5000 का गेन किया। एक बड़ा चैलेंज भी था सर नई गवर्नमेंट क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाई। देखिए शुरू में ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, आपकी एक मैंडेट आपके पास होता है, आवाम का एक सपोर्ट होता है। तो जैसे हमने देखा भुट्टो थे या और जिस तरह के बड़े लीडर्स थे, वो पहले हफ्ते ही में बहुत कुछ कर जाते हैं और ये 1.5 महीना तो बहुत लंबी मुद्दत है। और तो जिस तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही लग रहा है कि अनाड़ियों के हाथ में हुकूमत आ गई है। मतलब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मईशत के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, बस सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह साफ किया जाए, पाकिस्तान को किस तरह ये किया जाए, करप्शन कैसे, लेकिन मईशत के हवाले से नहीं सोच रहे। वो तो अपनी जगह पे है, वो भी करें आप। बिल्कुल, आप दरख्त लगाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मईशत के हवाले से देखा जाए तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास। इनके पास देखो ना, डिसीजन लेते हैं फिर वापस कर लेते हैं। जैसे अभी वो फाइलर नॉन फाइलर का किया जी, पहले कहा कि जी पाबंदी हटा देते हैं और फिर दोबारा से लगा दी, क्योंकि सेनेट ने कह दिया था शायद इसलिए। तो अगर इस तरह के डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन रहेगा तो जाहिर है फाइलर का जो उन्होंने पाबंदी लगा दी, फिर से घर नहीं बिकेंगे, फिर से गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। तो लोगों को काफ़ी मायूसी हुई है, जिसकी वजह से ये मार्केट इतनी नीचे आ गई है। इसी दौरान करेंसी बिल्कुल डिप्लीट हो गई और हम मजबूर हैं कि अब IMF या इस तरह के इदारों के पास जाएँ। और बात यह है कि मैं खुद बैंकर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ जब मैं किसी को कर्जा देता हूँ तो उससे बैठ के पहले उसको लेक्चर देता हूँ। बिल्कुल, कि भाई तुम अपने लाइफस्टाइल सही करो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके क्यों घूम रहे हो, इतने बड़े बड़े घरों में क्यों रह रहे हो, खर्चे कम करो, आमदनी बढ़ाओ। जब उसके पास कुछ सरप्लस होगा तो मेरे कर्जे को वापस करेगा ना। अगर मेरे पैसा मुझसे ले जाए और 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के घूमने लगे, गाड़ी तो रोज़ उसकी कीमत घटेगी। 1 करोड़ की लेगा, थोड़े दिन में वो 90 लाख की हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद 80 लाख की हो जाएगी। तो ऐसे आदमी को मैं कर्जा क्यों दूं? और तो मैं कहूँगा कि आमदनी बढ़ाओ, खर्चे कम करो। तो IMF ने एग्जैक्टली यही कहना है, कोई भी लेंडर यही कहेगा। सही है। तो बड़ी अभी मुश्किल में इस वक्त मईशत है और इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है। अच्छा सर, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के जानिब। एक हमने देखा ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक आप एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस या आपके नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो रियल इस्टेट के में मतलब इन्वेस्ट करने के लिए क्या बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि मैंने और लोगों का पढ़ा था, पढ़ाकू आदमी तो था ही नहीं, तो उसमें हमें यही बताया गया था कि रियल इस्टेट में सिर्फ वो आदमी कामयाब होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है और वो ऐसी जगहों पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है जिसकी अभी वैल्यू कम है और वो जो शहर से दूर है, और उसके लिए बाद वो 10 साल 8-10 साल 20 साल बैठता है, इंतज़ार करता है। वही लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, जो लोग ख़रीद फरोख्त करते रहते हैं। अच्छा सर, वक्त हुआ है ब्रेक के बाद इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूँगी। नाज़रीन, वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे रियल इस्टेट के हवाले से। आप कहीं मत जाइएगा। वसाइल की फरावानी के बावजूद बेशतर तबका महरूमियों से दो चार। कपड़ा और मकान, हकीकत पसंद ख्वाब या महज अफसानवी खाका। अरबाब इख्तियार क्यों है पहेलियां बुझवाने में मसरूफ। पाक कहलाने वाले वतन अजीज में क्यों हर कदम है कचरे और राख के ढेर।
5 दरियाओं और मुतअद्दिद बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों से मुज़य्यन सरजमीन में पीने का साफ पानी नायाब। क्या मुआशी मसले इतने पेचीदा हैं कि हल नहीं हो सकते? क्या मुसीबतें इतनी तवील हैं कि नाउमीदी जीत जाए? खुदा ने तो वो मर्ज नहीं उतारा जिसकी शिफा ना हो, तो इंसान की तख्लीक करता बीमारियां कैसे लाए? जानिए इन वक्ती मुआशी मसाइल का हल डॉक्टर इकोनॉमी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो सर आप अपनी बात को ज़रा कंटिन्यू करें। हाँ, आपने मेरी तजुर्बे का कहा तो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने ज़ाती तौर पे भी कोशिश की कि मैं ऐसी जगह प्रॉपर्टी लूँ जिसकी अभी वैल्यू नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत होगी। मिसाल के तौर पर डिफेंस 8 में एक ज़माने में बड़े आराम से 6-6 लाख रुपए में 500 के प्लॉट मिलते थे। खैर मैंने तो किसी वजह से उसको बेच दिया 13 लाख में, लेकिन आज वो अगर मैं रोक के रखता तो वो उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इसी तरह मैंने बहुत सारे जो शहर से दूर जैसे मेमार वगैरह में प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है जिसकी अभी वैल्यू नहीं है लेकिन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका 1 रुपया जो है ना एकदम से 10 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर आप वही सदर में कोई प्रॉपर्टी ले लेंगी जो ऑलरेडी वो मैच्योर मार्केट है, तो आपने 10 रुपये का शेयर लिया तो बढ़ के हो सकता है वो 12 रुपये का हो जाए, वो एकदम से 200 नहीं होगा। तो ये मैंने देखा। और जब मैं गल्फ़ में था और मुझे बड़ी लोगों ने इज़्ज़त दी क्योंकि एक बड़ा बैंकर था मैं, तो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम का प्रेसिडेंट जब बनाया गया तो मैं अपने घर पे ऑर्गेनाइज़ करता था गेट टुगेदर्स, फुल्ली फंडेड बाय मी, पेड फॉर मी, और उसमें लोगों को एडवाइस देता था। और उसमें मैंने एक अच्छी बात एक अच्छी गैदरिंग रख के ताकि लोग थोड़े से एंटरटेन भी हो, समझ भी सकें। जी, मेरे पास बहुत बड़ा एक रूम था जिसमें सिस्टम सारे लगे हुए थे और शहर के बीच में मैं रियाद में रहता था। तो मेरे अल्लाह का शुक्र है मनाता हूँ मैं कि मैंने आज तक किसी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, चाहे वो मेरा मोची था, चाहे मेरा ड्राइवर था, मेरा टैक्सी ड्राइवर जानने वाला था या सिपाही था। मेरे घर में सबको दावत होती थी, बिल्कुल बराबरी से इज़्ज़त देता था उनको, मशवरे देता था। तो ये जो बेचारे ये लोअर तबका जो बेचारे कम कमाने वाले मैनुअल वर्क करने वाले, वो तो आके मुझे पैसा दे देते थे कि आप इसको लगाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं कभी आपका पैसा टच नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट करूँगा कि ये शेयर मार्केट है, इसमें आप लगा सकते हैं, ये कंपनीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर आप लगाएं, खुद अकाउंट खोलें, खुद करें, मैं छूँगा नहीं। दूसरा जो एडवाइस देता था वो ये देता था, जैसे कोई बन्नू का आदमी है, कोई फाटा का आदमी है, कहता था साहब वहाँ हम क्या करें, कराची लाहौर में तो प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी होती है। उनको मेरा मशवरा ये होता था कि अगर आप बन्नू शहर के हैं, बन्नू शहर में तो आप शायद नहीं ख़रीद पाएंगे प्रॉपर्टी, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे सराय वगैरह का जो इलाका है बाहर की तरफ, वहाँ आप अभी भी ले सकते हो ज़मीन, और ये लेके छोड़ दो, ये रोज़ाना उसकी जाके कीमत में पता नहीं करो, अब तुम तो यहाँ काम कर जाओ, हाँ यहाँ काम करते रहो खामोशी से। 10 साल 15 साल के बाद जब जाओगे वहाँ तक आबादी आ चुकी होगी, प्रॉपर्टी की तुम्हारी बहुत बड़ी वैल्यू हो चुकी होगी। और मेरा उन लोगों को मशवरा यही होता था उन इलाकों में कि जो आप लोग वहाँ पे जो है ना एक शॉपिंग मॉल बनाओ, उसी में छोटा सा होटल भी बना दो और फ्लैट बना दो, पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप बना लें तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी बड़े आराम से। तो लोगों ने सुना और आज माशाल्लाह वो अल्लाह की का शुक्र है कि उन्होंने सुना और वो आजकल बहुत अच्छे हालत में। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, वो उन्होंने जब मार्केट हमारी बहुत नीचे हुआ करती थी, वो नंबर बताऊंगा तो आप हंसेंगी, तो 1000 2000 1500 की मार्केट होती थी उस ज़माने में जब ये एडवाइस देना शुरू किया था। तो वो आज आप 38,000 में है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी 17 गुना हो चुकी है। उनमें से आज तक किसी ने शिकायत पे इससे नहीं की है कि जी मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि सवाल ये है कि अगर 5 से 50 हुई थी और फिर 38 हो गई तो फिर भी तो हम बहुत ऊपर है ना। जबकि जो लोग वो डे ट्रेडिंग करते हैं, जिसका मैं कह रहा था कि जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ और जो मुझे पसंद भी नहीं करते,
वो बड़े अपने आप का अक्लमंद समझते हैं, वो सोचते हैं कि आज हम खरीदें कल डबल हो जाए। हम मुझसे कहते हैं कि रेट बताइए जी। मैं तो रेट जो बताता हूँ वो एकदम लॉन्ग टर्म की बताता हूँ कि भाई ये कंपनी है, ये फूड का काम कर रही है, इसको इवेंचुअल प्राइस इसकी ये होगी यार। किस बेसिस पे कि पिछले जितनी कंपनीज के साथ ये हुआ है, हमारे सामने हुआ है। तो मेरे मिसाल के तौर पे एक कंपनी बहुत मशहूर, वो ख़त्म भी हो गई, अब उसने स्टॉक हमसे वापस ले लिया, यूनिलीवर, जो कि हर किस्म के प्रोडक्ट बनाती है, जो आप टीवी वगैरह पे स्टार देखती हैं ज़्यादा उन्हीं का होता है। वो मैंने 700 पे भी लिया है। अब वो आखिर में 15,000 रुपये हमसे छीन के ले गए वो, यानी यहाँ तक बढ़ी, क्योंकि ये मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे इतनी आबादी है, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस तरह की कंपनीज़ की इस तरह की मैं प्रोजेक्शन देता हूँ। वो उस चक्कर में होते हैं कि आज और कल में ही कुछ ना कुछ हो जाए, तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, मुझसे नाराज़ भी होते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने शुरुआत में बात की आईएमएफ के हवाले से, तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी है खर्चे कम करने की। तो आपको क्या लगता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या अहमियत है आईएमएफ की, और उसकी बात सुनना क्यों ज़रूरी है, मतलब समझते हैं आप? आईएमएफ की ऐसी है ना कि एक इदारा है जो पूरी दुनिया की मईशत को देखता रहता है और लोगों को शॉर्ट, आईएमएफ का मैंडेट ये है कि किसी मुल्क में अगर फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाए तो वो शॉर्ट टर्म लोन देता है 5-10 साल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जब फाइनेंशियल पोजीशन सही हो जाए तो रीपे कर दें। अच्छा। वर्ल्ड बैंक ऑन दी अदर हैंड एक इदारा है जो लॉन्ग टर्म लोन देता है आपको डैम बनाने के लिए और चीज़ों के लिए। तो आईएमएफ लाइक एनी लेंडर, मैंने जैसे कहा, वो तो यही चाहेगा कि आपके एक्सपेंडिचर कम हो, आमदनी ज़्यादा हो। तो ये कौमी जितने इंटरनेशनल इदारे हैं पाकिस्तान को बार बार कहते हैं कि ये आपका टैक्स बेस ना होने के बराबर है, आपके इतने अमीर तरीन लोग घूम रहे हैं, उनसे आप कोई टैक्स नहीं ले पाते, यू आर ए फेल्ड स्टेट इन दैट सेंस, आपका आईएमएफ बिल्कुल बेकार है। दूसरी तरफ वो खर्चे कम करने के लिए कहते हैं, तो वो उनकी नज़र ख़ास तौर से पीआईए और वापडा और रेलवे और ये क्या नाम है स्टील मिल वगैरह पे जाती है, जहाँ के इस वक्त हम लोग कोई 600-700 बिलियन का लॉस उठाते हैं। ये एसेट्स हैं, इनको हमें कमा के देना चाहिए, उल्टा ये खा रहे हैं। अच्छा, दो और जो हमारे बड़े खर्चे हैं उसको आप छू नहीं सकती। मिसाल के तौर पे अभी मिसाल का तो हमारी टोटल आमदनी है, टैक्स है 3,000, उसमें से 1,400 तो चला जाता है ये रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए। डेट इतना ज़्यादा बन चुका है, सूद भी है और ओरिजिनल भी है। 1,100 चला जाता है फ़ौज की तरफ। अगर फ़ौज को सही मानों में देखा जाए तो 11 से भी ज़्यादा, एक्चुअली 15 के करीब है, क्योंकि पेंशन उसको नहीं दिखाते वो। तो 15 उधर चला गया, तो बचा क्या? 14 उधर, 15 इधर, तो 3,000 तो ख़त्म हो गए, कोई देयर इज़ नो मनी लेफ्ट, ख़त्म ही हो गए। तो अब आप कैसे, हुकूमत कैसे चलती है? 1,000 बिलियन का नोट छाप लिया जाता है जिससे आवाम मरता है, और बाकी जो है इधर से कर्ज़ा उधर से भीग करके हुकूमत चल रही है। तो आईएमएफ चाहता है कि हमारी सिचुएशन बेहतर हो और इसके लिए वो तजवीज़ देता रहता है। उसने रुपए को भी मज़ीद कम करने के लिए कहा है। अच्छा सर, दुनिया मतलब फ़िक्रमंद है, जो यमन में एक जंग जा रही है वो इंसानी नौइयत की बहरान शक्ल अख्तियार कर रही है, तो उसके बारे में क्या है कि वो जंग कहाँ से शुरू हुई है और कितना नुकसान हुआ है, और आगे आप क्या देखते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए आपके पास टाइम कितना है वो सर, डिपेंड करेगा। बहुत मुख्तसर है, बहुत शॉर्ट टाइम तो में ये जवाब नहीं दिया जा सकता। चलिए मुख्तसर ये बता दूं कि यमन एक पॉपुलस कंट्री है जी, वहाँ पे ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी ताइफ से जो शुरू होती है पहाड़ियाँ, वो सादा और सना वगैरह की तरफ जाती हैं, वो ज़रा ज़रखेज़ इलाके हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है और वहाँ अच्छी खासी आबादी है। और सऊदी अरेबिया में बहुत कम आबादी है क्योंकि ज़्यादातर ज़रखेज़ इलाके नहीं है। अच्छा, यमन ये कहता है कि उसका एक बहुत बड़ा इलाका जिसको जिज़ान सूबा कहा जाता है, जो कि अभा और जिज़ान वगैरह से लगा हुआ पहाड़ी इलाके हैं, वो पहले यमन का हिस्सा था और सऊदी अरेबिया ने अपनी ताकत के बलबूते पे और अपने पसंदीदा हुक्मरानों के ज़रिए से बैठा के उनसे छीन लिया है। इसी तरह एक और इलाका है नजरान, वो भी इन्होंने छीन लिया है। तो पैसे के ज़ोर पे अब तक सऊदी अरेबिया अपने मर्ज़ी के हुक्मरान वहाँ बैठाता रहा और वहाँ से अपने फ़ायदे उठाता रहा है। लेकिन अब वहाँ की आवाम जो है ना उठ खड़ी हुई है, डेमोक्रेटिक है, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से अपॉइंटेड हादी साहब हैं, इनको हम नहीं मानते और हम जो है इनको भगा दिया है उनको। और वो उस यमन पढ़े लिखे तो हैं, ज़हीन भी हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, तो वो बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं और उससे एक बहुत सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि
सऊदी अरेबिया और यूएई ने उनके ब्लॉकेट भी किया हुआ है, कश्ती से सामान आ नहीं सकता, दुनिया एड भेजना चाहती है भेज नहीं सकती। वहाँ 25-30 हज़ार लोग इस वक्त इंजर्ड पड़े हुए हैं, जिनको जल्द से जल्द उठा के बाहर लाना है उनके इलाज के लिए, वो आ नहीं सकते क्योंकि कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसी तरह ये ह्यूमैनिटेरियन एड जा नहीं रहा, बच्चे बेइंतहा मर रहे हैं। और इस वक्त अगर पूरी दुनिया पे नज़र डाला जाए तो सबसे ज़्यादा सीरियस ह्यूमन सिचुएशन, बैड सिचुएशन यमन में। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में पूरा प्रोग्राम भी कर दें तो कुछ बातें ख़त्म नहीं होती और डिस्कशन चलती रहती है, क्योंकि बहुत एक अफसोस का मकाम होता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने बात की IMF के हवाले से, रियल इस्टेट हवाले से, यमन में जारी जंग के हवाले से और शेयर ट्रेडिंग के हवाले से। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।